हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी एड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नए चैप्टर की शुरुआत, जो कि हमारे फिजिक्स से है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लेकिन इस साल जो हमारे सिलेबस है उसमें ह्यूमन आई हट चुका है, तो इसलिए आज हम सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि इस चैप्टर को 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूं। तो बिना टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हमको पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिर्फ 3 टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो चलिए फटाफट तीनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो जब एक वाइट लाइट एक प्रिज्म से जब क्रॉस करता है तो वो 7 कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। A light when passes through prism, it split into different color component. This phenomena is called dispersion of light. जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया। The maximum wavelength is of red and the color and the minimum is of violet color. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो रेड का वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, that is रेड का वेवलेंथ, and violet का वेवलेंथ छोटा है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी होती है रेड की वो कम हो जाती है और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। रेड कलर बेंड्स द लीस्ट एंड द वॉयलेट कलर बेंड्स द मोस्ट। जो रेड कलर होता है उसका जो बेंडिंग होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट, उसका बेंडिंग ज़्यादा होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन डबल प्रिज्म इफेक्ट क्या था ये भी मैं बता देता हूँ। न्यूटन ने बताया था कि जब हम लोग 2 प्रिज्म को एक साथ ऐसे जब कर देंगे ना, तो ये एक हमारा ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा, जिसमें जब हम लोग एक बीम ऑफ लाइट को देंगे तो वो सिर्फ रिफ्रैक्ट करेगा, उसमें सिर्फ डेविएशन होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यह 7 कलर में कन्वर्ट हुआ, फिर जब ये वापस दूसरे प्रिज्म में गया तो ये फिर जब वहाँ बाहर आया तो ये फिर एक सिंगल कलर में कन्वर्ट हो गया, वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है गाइस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है अभी मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जब हम कोई भी एक मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको इतना बढ़ा दे कि वो रिफ्रैक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट बैक हो जाए सेम मीडियम में, जैसे कि इस यहाँ पे हो रहा है। ये रहे एंगल ऑफ इतना बढ़ा है तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब हमारा ये इंसिडेंस एंगल हो जाए नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर, और सॉरी जब हमारा जो इंसिडेंस एंगल है उसके वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्रैक्शन, वो 90 डिग्री का हो जाए। क्योंकि ये रहा यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे तो ये 90 डिग्री बना रहा है ना नॉर्मल के साथ, तो इसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। बस एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब एक रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन, द रे ऑफ लाइट हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम से उसको रेयरर मीडियम में ट्रैवल करना पड़ेगा लाइट को। सेकेंड क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज़ टू बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तभी तो हम बता रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस के हम इतना बढ़ा देंगे कि ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना वो हो जाएगा। जैसे ये नॉर्मल होगा तो इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए, तो ये
ऐसे जाता, लेकिन ये अवे फ्रॉम जब नॉर्मल आएगा ना तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो इसी फेनोमिना को हम लोग ये बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। देखिए अब चलते हैं रेनबो के अंदर। रेनबो क्या है, कैसे फॉर्म होता है, तो देखिए क्या होता है। ये है वाटर ड्रॉपलेट, ये है वाटर ड्रॉपलेट। अब क्या होता है, सन से लाइट आया और ये जो रेन ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, ये एक प्रिज्म की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे डिस्पर्सन होगा, डिस्पर्सन के कारण कंपोनेंट में बदल जाएगा और यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन के होने के बाद यहाँ से डेविएशन होगा। यहाँ से जब डेविएट करेगा ना तो ये 7 कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिज्म की, ये जो वाटर ड्रॉपलेट का बाउंड्री है वो एक प्रिज्म की तरह वर्क करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास था ही नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे चलते हैं गाइस। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फेनोमेना बाय विच अ बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड in different direction on the interacting with the particles present in the medium। अब क्या होता है देख बताते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, किसी भी एटमॉस्फेयर में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, उसके वजह से जो लाइट आता है ना, तो उसके लाइट के जो वेवलेंथ के बराबर वो स्मॉल पार्टिकल्स होता है। उसकी वजह से क्या होता है, लाइट उससे टकरा कर अपना दिशा बदल देती है। बस इसी फेनोमेना का हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है ना, इसके वजह से लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग के वजह से ना वो लाइट अलग अलग ऐसे ऐसे छितर जाती है, बिखर जाती है। स्कैटरिंग मीन्स बिखरना। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग देखते हैं। चलिए, वाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, हम लोग ये देखते हैं। अब ये क्या होता है, ये भी स्कैटरिंग के वजह से ही होता है। देखिए क्या होता है, ये नून टाइम में ओवरहेड पे है सन, और ये होरिजन के टाइम में या सनसाइन के टाइम में। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है, तो यहाँ का लाइट को ट्रैवल ज़्यादा डिस्टेंस करना होगा। उसके वजह से क्या होगा ना, स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको तो ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे है ना डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ पे कम स्कैटरिंग होगा। इसके वजह से यहाँ लेस ब्लू स्कैटरिंग, लेकिन यहाँ पे ब्लू स्कैटरिंग अवे सन रेडिस, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो इधर स्कैटर्ड हो जाएगा, यहाँ तक नहीं आ पाएगा, जिसके वजह से सन का जो रेड कलर है वो हमें दिखेगा। सन का जो रेड कलर है वो हमें दिखेगा, क्योंकि ब्लू कलर है ना इतना ही दूर भर में छितर जाएगा, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है तो वो स्कैटर कर जाएगा, और रेड कलर सबसे कम स्कैटर करता है, इसलिए वो आगे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपैरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार। हाँ यस गाइस, देखिए एक्चुअली में स्टार होते कहाँ हैं और हमें दिखते कहाँ हैं। ठीक है ना, द अपैरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो प्रिंसिपल है, ये अपैरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार, ये किसका एप्लीकेशन है, ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, देखिए स्टार यहाँ पे होता है, ठीक है, और यहाँ से लाइट आया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को स्टार दिखा। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन के कारण वहाँ पे पार्टिकल्स, हॉट एयर्स, कूल एयर, उसके वजह से होता है गाइस। उसके वजह से हमें जो पोजीशन होता है वो दूसरे जगह दिखाई देता है। वर्चुअल पोजीशन हम लोग दिखते हैं, रियलिटी में वहाँ कुछ नहीं होता है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, और हमारा वीडियो होता है यहीं पे समाप्त, और ये चैप्टर भी होता है समाप्त। तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।